हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य आदिकाल वर्णन नोट्स पढ़ रहे हैं। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कायनात भी एक दिन आपके सामने घुटने टेक देगी। लेकिन अगर आपको खुद को लेकर डाउट है तो सारी दुनिया भी आप पर भरोसा कर ले तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो आप अपने पर भरोसा रखिए और पढ़ते रहें। चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया? तो किसने किया है? पाश्चात्य प्राच्य विधि बेंडल ने। अगला पॉइंट है हमारा, महाशुकवाद किस मत का वैशिष्ट है? महाशुकवाद किस मत का वैशिष्ट है? तो ये किसका है? सिद्ध मत का। किसका है? सिद्ध मत का। आगे हमारे पंक्तियां दी हुई हैं। सरहे कहन गुहिर मगैया पाशु लोह जमीरैया। ये पंक्तियां किसकी हैं? सरहपा की। किसकी है? सरहपा। आगे भी पंक्ति दी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं LT ग्रेड TGT PGT के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। पांडिल साहे सत्य बखाने देह बोध पसंद न जाने। पंक्तियां किसकी हैं? सरापा की। आगे पंक्ति दी हुई है, आगम वेह पुरा वेही पनिये मान में हिंती पक्क शरीफ ले लिया जिमी वाहि देह भवंती। किसकी पंक्तियां हैं? कढ़पा की। अगली पंक्ति है, घर व खर्जति सहजई रजई किजई राह विराह। पंक्तियां किसकी? सरहपा की। किसकी है? सरहपा की। दोहों में मतों का खंडन मंडन, चार्य पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना। दोहों की रचना किसमें हुई है? परिनिष्ठित अभ्रंश में हुई है। किसमें हुई है? परिनिष्ठित अभ्रंश में। और चार्य पदों की अवहट में। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारी दोहों की रचना हुई है वो परिनिष्ठ अभ्रंश में हुई है, चारों पदों की अवहट में। अगला पॉइंट है हमारा, जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ? जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ? तो जैन साहित्य का विकास हुआ है मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में। कहाँ पर हुआ है? मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या थी? जो जैन साहित्य है और सर्वाधिक जो काव्य शैली थी उनकी क्या थी? तो रास थी। क्या थी? रास। अगला पॉइंट है हमारा, अभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखा? अभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखा? तो पांडव पुराण यश कीर्ति द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? यश कीर्ति द्वारा लिखा गया। अगला है दुब सहाओ प्रयास नामक अभ्रंश रचना के रचयिता हैं। तो ये कौन है? देवसेन। इसे माने? देवसेन। सामान्यतः सिद्धों का समय माना गया है, जो सामान्य सिद्धों का समय माना गया है वो 8वीं सदी से 13वीं शती तक माना गया है। कब तक माना गया? 8वीं शती से 13वीं शती तक। अगला है, स्वयंभू के किस कवि ने अपने को स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ को पयंचर्यों को किसने पूर्ण किया? जो स्वयंभू का है अपूर्ण ग्रंथ है और किसने पूर्ण किया? तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। किसने पूर्ण किया? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया। अगला पॉइंट है, अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है? अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है? क्या कहा है? अभिमान मेरु। तो पुष्पदंत ने कहा है। किसने कहा? पुष्पदंत ने। अगला एक हमारा कथन दिया हुआ है हजारी प्रसाद, और ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आचार्य शुक्ल के जी के हों या आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर उनकी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विश्लेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तंत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। जैन साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला पॉइंट है हमारा, गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? जो आदिनाथ कौन थे? शिव थे। किसको कहा जाता था? शिव को। अगला हमारा पंक्ति दी हुई है, जो जिन शासन भाषण सो मई कहूँ सारो
जो पालई साई भाव करी शो शरी पाओ पारो। पंक्तियाँ किसकी? देवसेन की। किसकी पंक्ति है? देवसेन की। आगे हमारे ग्रंथ दिए हुए हैं, जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार। तो श्रावकाचार्य 1933 में किसने लिखा है? देवसेन ने। इसके रचनाकार कौन है? देवसेन। लग्न चक्र और दर्शन सार देवसेन का है। किसका है? देवसेन का। भरतेश्वर बाहुबली रास किसका है? शालवती शूरी। इसके रचनाकार कौन है? ये खंड काव्य में लिखा गया है। किस में लिखा गया? खंड काव्य में। चंदन बाला रास इसकी रचना कोई अशुभ है। इसके रचनाकार कौन है? अशुभ। स्थूली वृद्ध रास इसके हैं जीने धर्म शूरी। रचनाकार कौन है? जीन धर्म शूरी। रेवतगिरी रास विजय सेन शूरी। नेमिनाथ रास के रचनाकार कौन है? सुमतिगढ़। किसी में? सुमतिगढ़ को। अगला है देवसेन कृत शावकाचार्य की रचना किस छंद में हुई है? छंद पूछ रहा है कि किस छंद में हुई है जो देवसेन कृत शावकाचार्य की रचना किस छंद में हुई है? तो दोहा छंद में हुई है। किस में हुई है? दोहा छंद में। व्याकरण गद्य सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो ये हेमचंद्र ही है, प्रसिद्ध जैनाचार्य हैं। सुभाषित संग्रह शारंगधर पद्धति के रचयिता हैं। तो ये शारंगधर हैं। कौन है? शारंगधर। अगला पॉइंट है हमारा गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य कुमार पाल प्रतिबोध किसने लिखा? ते सोमप्रभ शूरी ने। किसने लिखा है? सोमप्रभ शूरी ने लिखा है। संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि 1361 जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। किसने लिखा है? ये जैनाचार्य मेरुतुंग ने। किसने लिखा? जैनाचार्य मेरुतुंग ने। ये वन लाइनर हम नोट्स पढ़ रहे हैं, आसान है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। हेमचंद्र कृत सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। ये प्राकृत अभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? प्राकृत अभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। जो शब्दानुशासन हेमचंद्र का शब्दानुशासन है वो व्याकरण ग्रंथ में है। अगला पॉइंट है हमारा देसी नाममाला कुमार पाल चरित्र ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो कौन है? हेमचंद्र। किसको माना है? हेमचंद्र। अगला पॉइंट है हमारा मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे किस ग्रंथ में है संग्रहित है? मेरु तुंग कृत प्रबंध चिंतामणि में। किसमें है? चिंतामणि में। और कुछ राशो ग्रंथ दिए हुए उनके रचनाकार देख लेते हैं। कुमार राशो नवी शती में है। इनके रचयिता हैं दलपति विजय। किसे माना है? दलपति विजय को। अगला है विशालदेव राशो 1155 इसके रचयिता है नरपति नाले। कौन है? नरपति नाले। पृथ्वीराज राशो परमाल राशो इसके रचयिता है जगनीक 1230। पृथ्वीराज राशो इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। जयचंद्र प्रकाश के रचयिता है भट्ट केदारनाथ। किसी में? भट्ट केदारनाथ हैं। जस चंद्रिका मधुकर कवि हैं। रणमल चंद्र श्रीधर हैं। आप लोग याद रखिएगा, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज अगला पॉइंट है हमारा आचार्य शुक्ल ने राशि शब्द की उत्पत्ति मानी है। किससे मानी है? रसायन शब्द से। किससे मानी है? रसायन शब्द से। अगला पॉइंट है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राशि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो राशि शब्द की उत्पत्ति उनकी किससे हुई है? तो ये नाट्य उपरूपक रासक से हुई है। किससे हुई? नाट्य उपरूपक रासक से हुई है। अगला पॉइंट है हमारा विशाल देवराशो है। तो विशाल देवराशो क्या है? एक विरह गीत काव्य है। कैसा काव्य है? विरह गीत काव्य है। अगला पॉइंट है हमारा खुमान राशों की भाषा है। खुमान राशों की भाषा कैसी है? तो खुमान राशों की भाषा राजस्थानी हिंदी है। कैसी है? राजस्थानी हिंदी है। आला अगला पॉइंट है हमारा आला खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया? आला खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया? तो ये 1865 में फरुखाबाद में किया गया और तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने किया। किसने किया? चार्ल्स एलियट ने। अगला पॉइंट है हमारा आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विशाल देवराशो का रचना काल माना है। तो ये रचना काल कब का माना है? 1212।
अगला पॉइंट है हमारा, आला खंड किस राशो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? आला खंड किस राशो ग्रंथ से विकसित हुआ है? तो ये परमाल रासो से हुआ है। किससे हुआ है? परमाल रासो से। अगला पॉइंट है हमारा, आला खंड नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है, तो वो किस राशो ग्रंथ में है? तो ये परमाल राशो में है। किसमें है? परमाल राशो में। अगला पॉइंट है, आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये वाटरफील्ड ने किया। किसने किया? वाटरफील्ड ने। आला खंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? आला खंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में। आला गीत किस ऋतु विशेष में गाया जाता है? तो आला खंड किस बरसात में गाया जाता है? कब गाया जाता है? बरसात में। अगला पॉइंट है हमारा, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो कवि माना है चंद्रवरदाई को, महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो को। आगे हमारी पंक्ति दी हुई है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ से हैं? तो ये परमाल रासो से हैं, जो ये काला खंड है उसी से ये पंक्तियाँ हमारी ली गई हैं। अगला हमारा पॉइंट है, जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन या संसार को भी छोड़ा था? कहा जाता है कि मतलब एक ही दिन इनका जन्म हुआ था और उसी दिन इन्होंने संसार का त्याग किया था। तो ये चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? समय। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? जो चंद्रवरदाई है वो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? जो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने। किसने पूर्ण किया? जलहन ने। पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग अध्याय हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है और ये छोटे से क्वेश्चन बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो 69 समय माना है कि 69। अगला पॉइंट है हमारा, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं। जो प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, तो ये श्याम सुंदर दास हैं, मिश्रबंध, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाट। ये 4 लोग हैं जो पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं। अगला है, पृथ्वीराज रासो को जिसने अप्रामाणिक माना है, क्या माना है? अप्रामाणिक। तो ये 6 लोग हैं, आचार्य शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास बुल्हर, गौरी शंकर और हीराचंद ओझा। अगला पॉइंट है हमारा, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक अर्थात रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है, मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं। तो ये 3 लोग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मुनिजिन विजय और सुनीत कुमार चटर्जी। आप लोग ये सबको नाम याद रख लीजिएगा। यह मत किसका है कि चंद्र ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी? तो ये नरोत्तम दास स्वामी जी ने। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया? तो ये डॉक्टर बुल्हर ने सन 1875 में पृथ्वीराज विजय को ग्रंथ के आधार पर इन्होंने अप्रामाणिक घोषित किया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए